Greetings to all. Welcome to our YouTube channel Fabulous EDU. लास्ट लेक्चर में हमने गौतम बुद्धा की लाइफ के कुछ इवेंट्स डिस्कस किए थे. आज हम महावीर जैन के कुछ इवेंट्स डिस्कस करेंगे. इसके बाद कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, कुछ स्टैटिक्स के क्वेश्चंस और कुछ साइंटिफिक नेम याद करेंगे फ्रूट्स के. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट. महावीर जैन का जो जन्म हुआ था वो 540 ईस्वी में हुआ था, बिफोर क्राइस्ट एरा. ठीक है, आप अपने आप को क्रॉस चेक कर सकते हैं कि ये जितने चीज़ें लिखी हुई हैं इनमें से आपको कितनी चीज़ें आती हैं. ठीक है, अब हम इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं और साथ ही साथ हम कंपेयर भी करेंगे कि जो लास्ट लेक्चर था अपना उसमें से हमें कितना आता है. महावीर जैन का जन्म हुआ था 540 बिफोर क्राइस्ट एरा. ऐसे गौतम बुद्ध का अपना कब हुआ था 563. ठीक है, मीनिंग ऑफ जैन. जैन का मीनिंग क्या होता है? हम उसको बोलते हैं विजेता, विनर. इसको हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि जैन का मतलब होता है कि जिसने अपनी इंद्रियों पर काबू पा लिया, उन पे विजय प्राप्त कर ली, उनको हम जैन बोलते हैं. उन्हें विजेता के टर्म से हम रिलेट करते हैं. इनका एक फेवरेट स्लोगन है अहिंसा परमो धर्म. ये भी जैन से ही आया है. इनके 3 रत्न हैं, 3 ज्वेल्स हैं. एक बोलता है राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट. कंडक्ट मतलब कि बिहेवियर, आचरण. ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ जो महावीर जैन का है वो है कुंडाग्राम. और मैं आपसे अगर पूछता हूं कि गौतम बुद्धा का प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, ओके, लुम्बिनी, क्योंकि गौतम बुद्ध थोड़े लंबे पैदा हुए थे. ठीक है, इनके बचपन का नाम जो था वर्धमान था. क्या था? वर्धमान था. इनके फादर थे सिद्धार्थ, इनकी मदर थी त्रिशला, और गौतम बुद्ध की जो मदर थी वो महामाया और गौतमी थी. वाइफ दोनों का नाम ऑलमोस्ट सेम आ रहा है, तो इनकी वाइफ का नाम यशोदा था और गौतम बुद्ध की जो वाइफ थी उनका नाम था यशोधरा. ठीक है, थोड़ा लंबा नाम था गौतम बुद्ध की वाइफ का नाम, और वो लंबे भी पैदा हुए थे, तो नाम थोड़ा बड़ा ले रहा है. यशोदा यशोधरा में जब कंफ्यूजन हो तो यशोधरा वाला लंबा आप खींच लेना. ठीक है, इनकी जो डॉटर थी उनका नाम था प्रियदर्शना. क्या था? प्रियदर्शना. मैक्सिमम टाइम आपको प्रियदर्शना लिखा हुआ मिलेगा, कहीं पर आपको अनुजा मिलता है और प्रियदर्शना का ऑप्शन नहीं मिलता, तो आप ये वाला आंसर प्लीज लगा दीजिएगा. इन्होंने पहला प्रवचन और सरमन राजगृह में दिया था, और इसी का अगर मैं सेम पूछता हूँ कि गौतम बुद्धा ने जो पहला सरमन कहाँ दिया था? सारनाथ में. एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है महावीर जैन में कि इनके जो पहले शिष्य थे वो इनके सन इन लॉ थे, दामाद थे. उनका नाम था जमाली. काफ़ी जगह जमाल भी लिखा हुआ है, काफ़ी जगह जमाली लिखा हुआ है, आप इससे आइडेंटिफाई कर लीजिएगा. तो ये इनके पहले शिष्य भी थे फर्स्ट, और यही इनके फर्स्ट अपोनेंट भी थे. क्या थे? अपोनेंट भी थे, जिन्होंने इसका तिरस्कार किया या इनको अड़चने पैदा की इनको धर्म प्रचार के लिए. ठीक है, ज्ञान प्राप्ति इनको 42 ईयर की एज में हुई थी, और इनका जो निधन हुआ था ये पावापुरी में हुआ था. और अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि गौतम बुद्ध का जो निधन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, वो खुश होते हुए गए थे, तो उनका जो हुआ था कुशीनगर में हुआ था. ठीक है, यहाँ तक मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई दिक्कत होगी. अब हम आगे कुछ डिस्कस करते हैं. इनकी इंपॉर्टेंट काउंसिल्स कब हुई थी. इनके 5 महाव्रत हैं, 5 सिद्धांत हैं. इनके क्या है? 5 महाव्रत हैं और 5 सिद्धांत हैं. ये क्या कहते हैं कि अहिंसा को फॉलो करो, सत्य बोलो हमेशा, चोरी कभी नहीं करनी, संपत्ति कभी अर्जित नहीं करनी, और ब्रह्मचर्य का पालन करना है. तो ये इनके 5 महाव्रत हैं. पहले इनके सिर्फ 4 महाव्रत थे. महावीर जैन ने आके एक महाव्रत जोड़ दिया, जो ये लास्ट वाला है, इंद्रियों को वश में करने वाला. महावीर जैन जो हैं ये इनके 24th तीर्थंकर हैं. तीर्थंकर मतलब कि गुरु. ठीक है, 23rd जो इनके तीर्थंकर थे वो थे पार्श्वनाथ. क्या थे? पार्श्वनाथ इनके 23rd तीर्थंकर थे, और इनका जन्म कहाँ हुआ था? काशी में. जैसा कि मैं बोल रहा हूँ, हम बहुत संक्षिप्त में पढ़ते हैं, समरी में, बट कोशिश करते हैं कि सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट कलेक्ट कर लें. काशी में इनका जन्म हुआ था, और इनके फादर का नाम था
अश्वसेन, क्या था? अश्वसेन। और इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी समेधा पर्वत पर। कौन से पर्वत पर? समेधा पर्वत पर पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो 23rd के बारे में भी हमने इंपॉर्टेंट चीजें जान ली हैं। दो इंपॉर्टेंट काउंसिल्स हुई थी जैन धर्म में, एक और दो। पहली जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो 4th बिफोर क्राइस्ट एरा में हुई थी, और जो दूसरी हुई थी वो 512 ईसा में हुई थी। काफी गैप था इसमें, काफी सारा गैप था। तो जो पहली जो हुई थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी, दूसरी जो हुई थी वो वल्लभी में हुई थी। वल्लभी आज में गुजरात का पार्ट है, और ये पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में जो इसके संचालक थे वो स्थूलभद्र थे, और सेकंड काउंसिल में क्षमा श्रावण इसके संचालक थे, और देवदी धरण भी थे। तो ज़्यादातर जो एग्जाम में होता है 90% क्षमा श्रावण ही लिखा हुआ मिलेगा, देवदी धर्म नहीं मिलेगा आपको। कुछ पेपर्स में अगर कोई एसएससी आजकल कुछ स्टैटिक में बचा नहीं है तो ये आपको दे सकते, तो आपने इन दोनों को कोरिलेट करके याद रख लेना है, ठीक है। इन दोनों काउंसिल्स में हुआ क्या था? तो इम्पोर्टेंट कौन सी है? फर्स्ट काउंसिल। फर्स्ट काउंसिल में ये दो गुटों में बट गया था। किस में बट गया था? दो गुटों में बट गया था। एक अपना था श्वेतांबर, एक था अपना दिगंबर। तो जो दिगंबर था अपना, दिगंबर का एक तो फाउंडर कौन है ये कोई पूछ सकता है। तो दिगंबर के जो अपने फाउंडर थे वो भद्रबाहु थे। कौन थे? भद्रबाहु। ये जो लिखा हुआ है भद्रबाहु। और अगर कोई पूछता है कि श्वेतांबर के फाउंडर कौन थे, तो जो फर्स्ट काउंसिल के जो संस्थापक थे, संचालक थे, स्थूलभद्र, वही इनके फाउंडर थे, ठीक है। अब इन दोनों के मत में ऐसा क्या था कि ये दोनों अलग हो गए? जब फर्स्ट काउंसिल हुई थी तो चंद्रगुप्त मौर्य का शासन चल रहा था, और वहां पर अकाल पड़ा था काफी स्ट्रॉन्ग वाला, 12 ईयर तक पड़ा था। तो 12 ईयर का पड़ा था। तो जो दिगंबर जो थे, भद्रबाहु जो थे, ये कुछ अनुयायियों के साथ, हाफ अनुयायी के साथ ये साउथ में चले गए थे रहने के लिए। और जब सब कुछ नॉर्मल हुआ, जब ये वापस आए, तो उन्होंने देखा कि श्वेतांबर जो लोग हैं, जो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, इन्होंने कपड़े पहनने स्टार्ट कर दिए थे, सफ़ेद वस्त्र पहनने स्टार्ट कर दिए थे, और अपने शरीर को ढकना स्टार्ट कर दिया था। बट दिगंबर जो है वो न्यूड अवस्था में रहते हैं और वो अपने शरीर को नहीं ढकते थे। साथ ही साथ ये जो अपने दिगंबर हैं, दिगंबर श्वेतांबर, दिगंबर जो है ये ओरल, जो उनके गुरुओं ने जो ओरली कुछ बोला हुआ है उसको फॉलो करते हैं। बट जो अपने श्वेतांबर हैं, ये जो इनके रिटर्न्स होते हैं, जो स्क्रिप्ट्स होते हैं, ग्रंथाज होते हैं, इनको फॉलो करते हैं, जो अंगाज बोलते हैं इनको, ठीक है। तो पहले इन्होंने फर्स्ट काउंसिल में इन्होंने कलेक्ट करना स्टार्ट किया था 12 अंगाज को, और सेकंड काउंसिल तक इन्होंने 12 अंगाज पूरे पूरे कलेक्ट कर लिए थे, ठीक है। तो इनका ये काम होता है। अब जो दिगंबर होते हैं ये बोलते हैं कि प्योरेस्ट अवस्था में हमें न्यूड रहना पड़ता है, कपड़े पहनना और वक्त के साथ चेंज होना सही नहीं है। तो दिगंबर का ये मत है, और वक्त के साथ अपने आप को थोड़ा चेंज करना, ये इनका मत है श्वेतांबर का। एक और सबसे बड़ा जो बिगेस्ट डिफरेंस है वो ये कहते हैं कि जो लेडीज होती हैं, जो गर्ल्स होती हैं, वो इस जन्म में मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकती, क्योंकि वो नग्न अवस्था धारण नहीं कर सकती समाज में, इसलिए मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकती। ये दिगंबर का कहना है। श्वेतांबर कहते हैं कि जो लेडीज है वो भी मोक्ष को प्राप्त कर सकती है। ये सारा कंफ्यूजन इसलिए हुआ क्योंकि जो भी गुरु थे, 23rd जो तीर्थंकर थे, उन्होंने ओरली कुछ बोला, और उन्होंने ओरली ही समझा सबने। तो किसी ने कुछ अपना मतलब निकाला, किसी ने कुछ अपना मतलब निकाला। तो महावीर जैन ने क्या किया कि कुछ अंगाज, 11 अंगाज बनाए, 11 लोगों को लिया, और 11 अंगाज को बोला कि आप जो भी मैं बोलता हूँ उनको रिटर्न डॉक्यूमेंट करो, कलेक्ट करो, आगे काम आएगा। क्योंकि फिर वर्बली किसी ने कुछ बोला और किसी ने कुछ हुआ। तो दिगंबर का ये मानना है। तो दिगंबर का मत ये होता है और श्वेतांबर का मत ये होता है। तो ये है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो श्वेतांबर के अगर आपको मंदिर या टेम्पल मिलेंगे जो श्वेतांबर फॉलो करते हैं, तो जो महावीर जैन है उसके मूर्ति के ऊपर वो थोड़ा सा जो रतन मणि है वो लगा देते हैं। बट जो दिगंबर के जो हैं वो बिल्कुल न्यूड अवस्था में रखते हैं।
मतलब उनके ऊपर कुछ भी साज सजावट नहीं करते हैं मूर्ति उर्ति पे, ये भी एक डिफरेंस होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं कुछ, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनसे सब कुछ चीज़ें हम रिकवर कर पाएंगे। तो जो महावीर जैन है वो 30 ईयर की एज में अपने भाई से आज्ञा लेकर ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकले और उन्हें 12 साल लग गए और 42 साल की उम्र में उन्हें वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस ज्ञान की प्राप्ति को ही ये केवला जानना बोलते हैं। तो जैन धर्म में पूछा जाता है कि क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा जाता है एसएससी में कि केवला जानना किससे रिलेटेड है, तो आपने ध्यान रखना है कि जैन धर्म से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? जैन धर्म से रिलेटेड है। और गौतम बुद्धा 29 ईयर की एज में घर से निकले थे। 6 साल तक वो ज्ञान की प्राप्ति के लिए भटकते रहे और 35 ईयर की एज में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। जो अपने महावीर जैन थे वो 24 तीर्थंकर थे। इन्होंने सिद्धांत और अगमा के 12 मेन सूत्र दिए थे जिनको इन्होंने कलेक्ट किया था सेकंड काउंसिल तक पूरे के पूरे। तो ये क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि जो अगमा है, ठीक है, ये कहाँ का है, मतलब किस धर्म से रिलेटेड है, तो आपने जैनिज्म से रिलेटेड कर देना। और ये किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है? ये प्राकृत लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अब जो होता है कि ये जितने भी तीर्थंकर थे इनके कुछ सिंबल्स होते हैं जिनसे कोऑर्डिनेट किया जाता है। तो महावीर का जो है, महावीर जो जैन हैं उनको लॉइन से कोऑर्डिनेट करते हैं, रिलेट करते हैं। पार्श्वनाथ जो 23rd गुरु थे उनको स्नेक के सिंबल से कोऑर्डिनेट करते हैं। और जो ऋषभ देव है इनको बुल से कोऑर्डिनेट करते हैं। ऋषभ देव को हम आदिनाथ भी बोलते थे, ऋषभनाथ भी बोलते थे। ही इज द फाउंडर ऑफ जैन धर्म। और रियल फाउंडर कौन थे? 24th महावीर जैन। ऋषभ देव के बारे में या जैन धर्म के बारे में हमें ऋग्वेद और वायु पुराण में लिखित अवशेष मिलते हैं, मतलब लिखित हमें पता चलता है कि हाँ जैन धर्म उस समय में भी था। तो ये सारे लिखित हमें अवशेष पता चलता है ऋग्वेद में और वायु पुराण में, ठीक है। तो ये भी एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है क्वेश्चन। अब कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कर लेते हैं। नासा हैज अवॉर्डेड द कॉन्ट्रैक्ट to which company for its Artemis program to develop the first commercial lander for sending the next 2 US astronauts to the moon by 2024। नासा ने अभी रिसेंटली एक कंपनी के साथ टाइप किया है अपने आर्टेमिस प्रोग्राम के अंडर में, जो मून पर जाएगा उनके यूएस एस्ट्रोनॉट को लेकर, कमर्शियल लैंडर होगा वो, ठीक है। तो वो कौन सी कंपनी बना रही है? जनरल डायनेमिक, स्पेस एक्स, लॉकहीड मार्टिन और ब्लू ओरिजिन। इसका करेक्ट आंसर है स्पेस एक्स, जो एलन मस्क की कंपनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लेयर हैज बीन नेम्ड एज द ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द डेकेड 2010 to 2019 विजडन क्रिकेटर्स के हिसाब से। तो दशक का 2010 से लेकर 2019 तक के दशक का ओडीआई क्रिकेटर, सबसे बढ़िया ओडीआई क्रिकेटर कौन है? तो इसका जो ऑप्शंस हैं ये विराट कोहली, MS धोनी, बेन स्टोक और जियो रूट है, ठीक है। तो दशक के लिए अपने विराट कोहली है, ठीक है। स्विच ऑन फाउंडेशन हैज पार्टनर्ड विद विच बैंक फॉर द प्रमोशन ऑफ सोलर पंप्स। स्विच ऑन एक फाउंडेशन है, उसने एक बैंक के साथ टाई अप किया है प्रमोट करने के लिए सोलर पंप्स इन एग्रीकल्चर। तो वो कौन सा बैंक है? SBI बैंक, कर्नाटका बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल बैंक। तो आपने ध्यान रखना है कि ये पंजाब नेशनल बैंक है। अभी क्वेश्चन आप ऑलरेडी आपके सामने दिख रहा है, मैं इसको सीधा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि बिलीव एक बुक अभी रिसेंटली रिलीज हुई है या मई में होने वाली है, उसमें है व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। तो ये किस इंडियन क्रिकेटर ने लिखी है? सुरेश रैना, रोहित शर्मा, युवराज सिंह या MS धोनी? तो इसका करेक्ट आंसर है सुरेश रैना। अभी लीडिंग मेल क्रिकेटर है 2021 में विजडन में, वो कौन है? किसका नाम दिया गया है? तो केन विलियमसन, विराट कोहली, बेन स्टोक एंड किरण पोलार्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है बेन स्टोक, जो इंग्लैंड के प्लेयर हैं। अंडमान एंड निकोबार ग्रुप्स ऑफ आइलैंड आर सेपरेटेड फॉर ईच अदर। अंडमान और निकोबार के जो आइलैंड हैं वो आपस में सेपरेट हो रखे हैं। किस कौन है बीच में, किस वजह से है या क्या बीच में पड़ता है, वो चीजें पूछी जा रही है कि दोनों के बीच में क्या है। तो स्टैटिक का स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है बे ऑफ बंगाल, ग्रेट चैनल, अंडमान सी और 10 डिग्री चैनल। तो आपने ये ध्यान रखना है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जो आपस में आइलैंड को
सेपरेट करता है वो 10 डिग्री चैनल सेपरेट करता है, ठीक है। फिर दूसरा है कि द कोस्टल ट्रैक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु इज कॉल्ड। कोस्टल ट्रैक्ट क्या बोला जाता है, अंडमान और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को, तो ईस्ट कोस्ट, मालाबार कोस्ट, कोंकण कोस्ट और कोरोमंडल कोस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है, सोचो, कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। जो ये रेड रेड सा जो है इसमें, ये सारा का सारा अपना कोरोमंडल कोस्ट का एरिया है। अब कुछ स्टैटिक क्वेश्चन कर लेते हैं। वाटर इन प्लांट्स इज ट्रांसपोर्टेड बाय। पानी जो होता है पौधों में ट्रांसपोर्ट करता है क्या? जाइलम, एपिड्रम्स, फ्लोएम, कैम्बियम। इसका करेक्ट आंसर है जाइलम। अब जिसको प्लांट किंगडम नहीं मालूम उसको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, चलो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। एक प्लांट टिश्यू होते हैं, क्या होते हैं? प्लांट टिश्यू होते हैं। ये दो भागों में बढ़ते हैं। किसमें बढ़ते हैं? दो में। एक होता है परमानेंट टिश्यू, एक होता है मेरिस्मेटिक टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि इससे रिलेटेड जब कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उसको पकड़ लें। मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या करता है कि प्लांट की जितनी भी ब्रांच होती हैं और कोई भी पार्ट की ग्रोथ होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। प्लांट की ब्रांच और ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा होता है? मेरिस्मेटिक टिश्यू, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से हो जाएगा। दूसरा करते हैं कि जो अपना अब परमानेंट टिश्यू था, दूसरा वाला परमानेंट टिश्यू था, वो दो भागों में बढ़ता है। किसमें बढ़ता है? दो भागों में बढ़ता है। एक होता है हमारा सिंपल टिश्यू, एक होता है हमारा कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो ज़्यादातर पेपर में कॉम्प्लेक्स टिश्यू से पूछा जाता है पेपर में, ठीक है। सिंपल टिश्यू से पेपर में क्वेश्चंस थोड़े कम बनते हैं। सिंपल टिश्यू क्या करता है? ये फूड प्रिपेयर करता है प्लांट के लिए। क्या करता है? फूड प्रिपेयर करता है। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू फर्दर दो भागों में बढ़ता है। ये आपका जाइलम होता है और दूसरा आपका फ्लोएम होता है, ठीक है। फ्लोएम का काम क्या होता है कि ये जो पोषक पदार्थ होते हैं वो उसको फूड को ट्रांसफर करता है, पोषक पदार्थ को फूड को ट्रांसफर करता है पौधे में। जाइलम क्या करता है? ये वाटर और मिनरल्स को फ्लो करता है। क्या करता है? वाटर और मिनरल्स को फ्लो करता है, ठीक है। तो जाइलम और आपका फ्लोएम पूरा पूरा हो गया है। बाकी जब प्लांट किंगडम डिटेल में पढ़ेंगे तब कर लेंगे। अभी जस्ट क्वेश्चन करे थे इसलिए हमने इतना डिस्कस किया। ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज कमिंग फ्रॉम। ऑक्सीजन जो निकलती है फोटोसिंथेसिस के दौरान तो वो कहाँ से निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से निकलती है, वाटर, ब्रेकडाउन ऑफ क्लोरोफिल और रूट एंजाइम्स। तो इसको अगर हम हिंदी में करें तो जल उपचयन बोलते हैं। ऑक्सीडेशन कैसे होती है, ठीक है। जल उपचयन कैसे होता है? तो इसका जल होता है, आंसर क्या होता है? वाटर, ठीक है। ऑक्सीजन लिबरेशन का हिंदी में उपचयन बोला जाता है, जो जल को बोलते हैं, ऑक्सीडेशन टू द वाटर, ठीक है। अगर मैं पूछता हूँ कि जो क्लोरोफिल होता है जिसमें वो प्रकाश संश्लेषण होता है, तो सबसे ज़्यादा जो रेडिएशंस होती है सन की, कौन से कलर की सबसे ज़्यादा वो अपने अंदर ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा करते हैं RBV, रेड लाइट सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं, देन ब्लू लाइट करते हैं, देन वॉयलेट लाइट करते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा ऐसे लाइट ऑब्जर्व करते हैं। तो रेड लाइट जो सन की होती है सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं प्रकाश संश्लेषण में, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार रिपीट हो सकते हैं और एनिमल प्लांट किंगडम में एसएससी के पास ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है। नेक्स्ट, जनरल डायर वॉज किल्ड बाय। जनरल डायर को किसने मारा था? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, उधम सिंह या अशफाक उल्ला खान। आई होप आधे ज़्यादा बच्चों के तो आंसर ठीक होंगे, कुछ कंफ्यूज होंगे कि आंसर क्या है, ठीक है। जो लोग भगत सिंह सोच रहे हैं वो आंसर सारे के सारे गलत है, और जो लोग उधम सिंह सोच रहे हैं एक्चुअली में आंसर तो उनका भी गलत है। कैसे वो देखो, हम एसएससी को चैलेंज नहीं कर सकते।
तो अगर आपको जनरल डायर वॉज किल्ड बाई ये 4 ऑप्शंस मिलते हैं तो आपने बाय डिफ़ॉल्ट उधम सिंह लगा देना है। बट जनरल डायर को एक्चुअली में उधम सिंह ने नहीं मारा था, उधम सिंह ने माइकल ओ डायर को मारा था। तो इस डायर की स्पेलिंग देखो और इस डायर की स्पेलिंग देखो, और जनरल था ये माइकल ओ डायर था, ठीक है। बट हम अपने स्कूलों में पढ़ते हुए आ रहे हैं तो हम एसएससी को चैलेंज नहीं करेंगे, एसएससी क्वेश्चन दे भी चुका है और उसका आंसर अगर इन ऑप्शंस में देखेंगे तो यही बनता है सबसे बढ़िया, उधम सिंह। तो यूट्यूब गूगल हर जगह मिल रहा है, बट जो यूपीएससी वाले जो बच्चे होते हैं उनको मालूम है कि उन्होंने माइकल ओ डायर को मारा था, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि मैं पूछता हूं जेपी सैंडर्स को किसने मारा था, जेपी सैंडर्स को किसने मारा था, तब आपका आंसर आएगा भगत सिंह। क्या आएगा? भगत सिंह। शहीद आजम भी हम भगत सिंह को ही बोलते हैं, शहीद आजम की जो उपाधि मिली हुई है वो भी भगत सिंह को मिली हुई है। अगर हम अपनी किताबों और एसएससी और गूगल के बेसिस पे जाते हैं तो जनरल डायर को उधम सिंह ने क्यों मारा था, तो जनरल डायर ये वही थे जिन्होंने जलियांवाला हत्याकांड किया था, ठीक है। तो जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था ये भी एग्जाम में डायरेक्ट स्टेट पूछा जाता है, तो आपने ध्यान रखा है 13 अप्रैल 1999 में ये हत्याकांड हुआ था, ठीक है। और भी अगर ज़्यादा अंदर डिटेल में जाना है तो कैसे हुआ था कि जो जलियांवाला हत्याकांड जो हुआ था उसमें गेट नंबर 2 था, अगर वो बाहर से कोई बंद नहीं करता तो इतना बड़ा कांड नहीं होता। बट एक हिंदुस्तानी थे हंसराज, उन्होंने वो गेट बाहर से जाके बंद कर दिए थे, इस वजह से सारा का सारा कांड हुआ, ठीक है। तो थोड़ा ज़्यादा अंदर डिटेल में जाता है, बट चलो कोई बात नहीं। ये साइंटिफिक नेम्स, ये फ्रूट जो आपको विजिबल हैं, इनके आपको नाम याद करने हैं। क्यों करने हैं ये हमारी मजबूरी मान लो। एसएससी में क्या होता है कि इन सब फ्रूट्स के बारे में कम से कम 4 से 5 बार पूछा गया है इंडिविजुअल। कितने? 4 से 5 बार। तो हम 80 से 90% तो हम ऐसे ही फ्रूट्स के साइंटिफिक नेम याद कर लेंगे जो इतनी बार पूछे गए हैं, ठीक है। आप लोगों में से काफ़ी को तो मालूम होगा इनके नाम क्या हैं। अगर जिनको मालूम है वो अपने आप को असेस कर सकते हैं कि हमें इस टाइम कितने नाम मालूम है, ठीक है। बट अब हम जो याद कर लेंगे उसके बाद आप कभी इन 5 में कभी कोई गलती नहीं करेंगे, ठीक है। करते हैं। अगर मैं पूछता हूं कि ऑरेंज के अंदर कौन सा एसिड होता है, तो आपको सभी को मालूम है सिट्रिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड होता है। सिट्रिक एसिड से आप सिट्रस पकड़ लोगे। क्या पकड़ लोगे? सिट्रस पकड़ लोगे। देन एरेंटिम, सिट्रस एरेंटिम। 1 या 2 बार आप ये स्लाइड देखोगे इमेज के साथ तो आपको ध्यान रहेगा, ठीक है। सिट्रस से पकड़ लेना, सिट्रस एरेंटिम। ऐसे ही अगर कोई पूछता है, पेपर में भी डायरेक्ट पूछ लेते हैं, एप्पल में कौन सा एसिड होता है, तो एप्पल में मैलिक एसिड होता है। कौन सा होता है? मैलिक। तो पायरस मेलस, तो मेलस और मैलिक, इससे आप आपस में कोरिलेट कर सकते हैं इन चीज़ों को, ठीक है। पाइनएप्पल को जो हिंदी में हम बोलते हैं अनानास बोलते हैं, तो अनानास बोलते तो अनानास तो मिल ही गया हमें, ठीक है। 37 सात्विक फूड होता है अनानास, ठीक है। तो 37 आप इसको याद कर सकते हैं, तो अनानास आपको मिलेगा और 37 सात्विक फूड, ठीक है। बाकी आप अपने तरीके से कैसे भी याद कर सकते हैं। मैंगो का जो मैंगो होता है इसका मैग्नीफिरा इंडिका बोलते हैं, तो मैग्नी और मैंगो मिलेगा, तो आप इससे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। अमरूद को इंग्लिश में बोलते हैं गुआवा, तो गुआवा आप ऐसे पकड़ लिया, और पीस का साइलेंट होता है तो सैडियम गुआवा, तो ये आपका ऑप्शंस हो जाते हैं। अब मुझे नहीं लगता आपको इन 5 फ्रूट्स के साइंटिफिक नेम में अब कोई दिक्कत होगी। आप 1-2 बार अपने तरीके से भी कोई टर्म चीज़ कोरिलेट कर सकते हैं और फिर उसको फर्दर याद कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू।